जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवी स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। साथियों, अभी हमारा जो ये सेशन है ये पॉलिटी का होने वाला है और आपके एग्जाम की दृष्टि से ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जितना भी यूके ट्रिपल एससी के द्वारा पॉलिटी का सिलेबस आपके एग्जाम में इंक्लूड किया गया है, उस उन सभी टॉपिकों को हम सीक्वेंस से कवर करते हुए जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम लोग स्वराज पार्टी के बारे में और साइमन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग सबसे पहले देखिएगा, हम लोगों ने कल असहयोग आंदोलन को पढ़ा। ठीक है, आप लोगों ने देखा कि कल हम लोगों ने किसके बारे में अध्ययन किया, असहयोग आंदोलन के बारे में अध्ययन किया। हम लोगों ने चोरा चोरी कांड जो है उसके बारे में पढ़ा। तो आप लोगों ने देख लिया, कल की क्लास में आप लोगों ने देखा होगा कि जब गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन क्या लिया जाता है, वापस ले लिया जाता है, तो कांग्रेस के अंदर दो तरीके की विचारधाराएं उत्पन्न हो जाती है। एक विचारधारा एक टाइप की जो गांधी जी के समर्थन में लोग थे और एक तरफ वो लोग थे जो गांधी जी से थोड़ा सा खफा थे, गांधी जी से नाराज थे। तो अब क्या होता है, कांग्रेस के अंदर ही ध्यान रखनी है आप लोगों को बात, कांग्रेस के अंदर दो गुट साफ देखने को मिलते हैं। एक गुट वो रहता है जिसे आप कह सकते हैं परिवर्तनवादी, ठीक है, और एक गुट वो रहता है जो रहता है परिवर्तन विरोधी। क्लियर है, परिवर्तन विरोधी। ध्यान से देखिएगा, परिवर्तन विरोधी, परिवर्तनवादी कौन सा गुट रहेगा, परिवर्तनवादी गुट वो रहेगा कि जो कहेगा कि कांग्रेस उस हिसाब से ना चले जिस हिसाब से वो पहले चल रही थी। ठीक है, अब कांग्रेस को कुछ और स्टेप उठाने चाहिए और कदम उठाने चाहिए। पहले के तरीके देखिए आप कांग्रेस के, तो यही था कि याचना करना, बहिष्कार करना, ठीक है, असहयोग करना, यही सब था। अंग्रेजों से अपनी आजादी की भीख मांगना, यही सारे तरीके थे। लेकिन जो परिवर्तन विरोधी लोग थे उनका कहना था कि अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे कि कांग्रेस जो आपका ब्रिटिशर्स हैं, अंग्रेज हैं, उनकी ही सरकार के अंदर जाकर उनके कार्यों का हम विरोध करेंगे। ठीक है, लोगों को उनके जो हमारे प्रति अनावश्यक कार्य है, हमारे देश विरोधी जो उनके अंदर चीजें बैठ रखी कि हमारे देश का हित वो लोग नहीं चाहते हैं, वो बातें हम लोग लोगों के बीच रखेंगे। तो इस परिवर्तन विरोधी का ही परिणाम रहता है, जो एक गुट रहता है कि क्या होती है, स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। तो आप लोग हेडिंग डाल देंगे सबसे पहले स्वराज पार्टी, और स्वराज पार्टी से इतना पसंदीदा प्रश्न है ये, ठीक है, आपके एग्जाम में कि बार बार यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी के बारे में आप लोगों को सबसे पहले यही बात ध्यान रखनी है कि इस स्वराज पार्टी की स्थापना कब होती है। ठीक है, स्थापना अगर आपसे पूछी जाती है तो स्थापना आपको 1923 इसकी ध्यान रखनी है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब होती है भाई, तो आप कहेंगे 1923 में। दूसरी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आप लोगों से यहां से पूछे जाएंगे कि बताइए भाई कि जो ये स्वराज पार्टी है इसके संस्थापक कौन कौन से हैं, किन के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। तो संस्थापक की अगर हम बात करते हैं तो इसकी संस्थापक आप लोगों को ध्यान रखने, एक नाम आपको ध्यान रखना है, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू जी का नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरा आप लोगों को ध्यान रखना है सी आर दास, ठीक है, जिन्हें आप चितरंजन दास के नाम से भी जानते हैं, सी आर दास हो गया। और तीसरा नाम आप लोगों को ध्यान रखना है सी एन कैलकर। ठीक है, और यहीं से प्रश्न बनता है, एक प्रश्न तो ये बनता है कि बताए भाई कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब होती है। तो स्वराज पार्टी की स्थापना आप लोगों को ध्यान रखनी है 1923 में होती है। दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में कौन सा सदस्य नहीं है। तो आपको ऑप्शन में मोतीलाल नेहरू दे देगा, सी आर दास दे देगा, सी एन कैलकर दे देगा और महात्मा गांधी दे देगा, जवाहरलाल नेहरू दे देगा। ठीक है, तो आपका सटीक आंसर क्या होगा कि मोतीलाल नेहरू, सी आर दास और सी एन कैलकर तो हैं, लेकिन या जो महात्मा गांधी है वो बिल्कुल भी स्वराज पार्टी के सदस्य नहीं है। अब देखिए इसका जो ये स्वराज पार्टी है इसका एम क्या था। ठीक है,
अब आप कहेंगे कि मास्टर जी स्वराज पार्टी की स्थापना हो गई, आपने संस्थापक भी बता दिया, लेकिन आप ये बताइए जो ये स्वराज पार्टी है ये आखिर बनी क्यों? तो इस पार्टी का उद्देश्य क्या था कि ये कांग्रेस के अंदर ही रहेगी, ठीक है, कांग्रेस में रहकर ही, ठीक है, कांग्रेस में रहकर ही चुनाव में हिस्सा लेना, ठीक है, कांग्रेस में रहकर ही चुनाव में हिस्सा लेना, इसका क्या था, प्रमुख उद्देश्य था। दूसरा दूसरा इनका उद्देश्य क्या था कि विधान परिषद में जब चुनाव लड़ेंगे तो विधान परिषद में स्वदेशी सरकार की मांग करना, विधान परिषद में स्वदेशी सरकार की मांग करना। क्लियर है? एक उद्देश्य ये था। तीसरा उद्देश्य इनका क्या था कि अगर विधानसभा में स्वदेशी सरकार की ये लोग हमारी मांगे नहीं मानते हैं तो मांग ना मानने पर विधानसभा की कार्यवाही में बाधा डालना। तो देखिए भाई यहां पर, ठीक है, स्वराज पार्टी को आप लोग थोड़ा पूरा समझे एक बार। देखिए आपसे पूछा जाएगा कि स्वराज पार्टी, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब होती है? स्थापना आप लोगों को ध्यान रखनी है 1923 में होती है। संस्थापक कौन रहते हैं इनके? मोतीलाल नेहरू हो गए, ठीक है, सी आर दास इसके संस्थापक है और सी एन कैलकर इसके सदस्य हैं। उसके अलावा उद्देश्य की बात करें, एम की बात करें तो इनका एम क्या था? कांग्रेस में रहकर ही चुनाव में हिस्सा लेना, ठीक है, एक तरीके से क्या था कि कांग्रेस में ही हम लोग रहेंगे, लेकिन जो ये थोड़ा सा मिनी कांग्रेस कह सकते हैं आप इसे, इसका काम क्या रहेगा कि ये चुनाव में भी हिस्सेदारी लेगी, ठीक है। अब देखिए चुनाव में हिस्सेदारी क्यों लेगी? अब देखिए बहुत सारे लोगों का मत था कि हम लोग क्या करेंगे, कांग्रेस के अंदर बहुत सारा जो एक बड़ा दल था उसका एक उद्देश्य था कि हम लोग क्या करेंगे, कांग्रेस में उसके अंग्रेजों के जो चुनाव हैं उनमें भाग नहीं लेंगे, उनका बहिष्कार करेंगे। लेकिन इनका क्या मत था कि अगर हम भाग नहीं लेंगे तो क्या महासभा भाग नहीं लेगी? हिंदू महासभा थी, हिंदू महासभा भाग नहीं लेगी? क्या मुस्लिम लीग चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेगी? अब जब और अन्य दल है, ठीक है, वो क्या विधान परिषद के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? करेंगे ना। जब पार्टिसिपेट करेंगे तो यहाँ से महासभा और मुस्लिम लीग चुन के जाएगी। लेकिन कांग्रेस जो था उस टाइम पे बहुत बड़ा दल था, ठीक है, बहुत बड़ा दल था। अब जब हमारे लोग नहीं जाएंगे तो हम किस तरीके से लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, ठीक है। और हो सकता है कि यह लोग महासभा के लोग जाएं, मुस्लिम लीग के लोग जाएं और ब्रिटिश सरकार जो है इनको क्या कर ले, अपनी बातों में उलझा दे, ठीक है, अपनी बातों में ला दे और हमारे देश के लिए, ठीक है, हमारे देश के लिए ऐसे कार्य करें जिससे हमें क्या, हमारे पब्लिक जो हमारी जनता है, आम जनमानस है, उसको क्या पहुंचे, हानि पहुंचे। तो इसलिए क्या किया कि इसलिए कांग्रेस के अंदर ही एक पार्टी बनी, स्वराज पार्टी, और उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य कांग्रेस में रहकर ही विधान परिषद के चुनाव में पार्टिसिपेट करना, विधान परिषद में अपने लोगों की मांग उठाना, स्वदेशी सरकार की मांग उठाना, देश हित में कार्य करना। और अगर 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 जो ब्रिटिश सरकार है, ठीक है, वो भारत के पक्ष में काम नहीं करती, इनके पक्ष में काम नहीं करती है, तो विधानसभा में उनकी कार्यवाही में बाधा डालना, ये प्रमुख कार्य थे स्वराज पार्टी के। मैं समझता हूं इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है, यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रही होगी। और इतना बताऊं जरूर, ठीक है, 6 महीने बाद चुनाव थे, ठीक है, 6 महीने बाद चुनाव होने थे विधान परिषद के, तो टोटल 101 सीट पर चुनाव हुए। तो क्या बम्पर जीत रही स्वराज पार्टी की? 42 सीटें, ठीक है, स्वराज पार्टी कितनी सीटें जीती है? टोटल 42 सीटें जीत जाती है। तो लगा लीजिए कि किस तरीके से एंट्री हुई, ठीक है, इसकी। अब देखिए समाप्ति भी देख लीजिए। उससे पहले आप लोगों को एक पैक्ट समझना है यहां पर, ठीक है, पूछा जाता है आपसे गांधी-दास पैक्ट, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा गांधी-दास पैक्ट, आपसे पूछा जाएगा कि गांधी-दास पैक्ट कब हुआ था? तो 1924 में हुआ था भाई, क्योंकि आपको पता है कि 22 में तो गांधी जी चले गए थे जेलवा,
और 24 में आ गए बीमारी का नाटक करके। तो गांधी-दास जो पैक्ट है ये कब हुआ था? 1924 में हुआ था। और इस पैक्ट के अंदर, ठीक है, ये आप लोग नवंबर के आसपास ही हुआ था, ठीक है। तो इस पैक्ट के अंदर क्या क्या चीजें हुई थी वो भी आप लोग देख लेंगे। यहाँ पर 3 बातें महत्वपूर्ण हुई थी। यहाँ पर वो बातें क्या क्या है देखिए। एक तो गांधी दास मतलब सीआर दास के बीच पैक्ट हुआ। तो असहयोग अब राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं रहेगा, पहली बात, ठीक है। क्या बात हुई कि असहयोग आंदोलन जो है, असहयोग आंदोलन अब राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं रहेगा, पहली बात यही होती है। दूसरी बात क्या होती है? दूसरी जो बात होती है कि स्वराज पार्टी कांग्रेस के भीतर ही रहेगी, ठीक है। स्वराज पार्टी कांग्रेस के भीतर ही रहेगी। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात होती है वो ये होता है कि संपूर्ण देश में चरखे व करखे का प्रचार जोर शोर से होगा। क्लियर है? अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए भाई कि गांधी दास पैक्ट कब हुआ था, तो गांधी दास यानी कि महात्मा गांधी और सीआर दास यानी कि चित्तरंजन दास जी के बीच नवंबर 1924 में एक समझौता होता है, एक पैक्ट होता है। और उस पैक्ट के अंदर 3 बातों पर निष्कर्ष निकलता है। और 3 बातें क्या होती है? एक तो असहयोग आंदोलन जो है, ठीक है, एक असहयोग आंदोलन जो है ये अब राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं रहेगा। दूसरी बात क्या सामने आती है कि स्वराज पार्टी कांग्रेस के भीतर ही रहेगी, ठीक है। जो स्वराज पार्टी 1923 में गठित हुई है वो क्या रहेगी? कांग्रेस के अंदर ही रहेगी। और तीसरी बात, संपूर्ण देश में चरखे व खरखे का प्रचार जोर शोर से होगा। ये 3 महत्वपूर्ण बातें होती है गांधी दास पैक्ट के अंदर। आई होप आप लोगों को इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को सारा जो भी गांधीदास पैक्ट है, स्वराज पार्टी है, ये सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं। और अब सीधा हम आएंगे साइमन कमीशन पर, ठीक है, जो आपके सिलेबस में क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। तो देखेंगे आप लोग साइमन कमीशन, हेडिंग डालेंगे आप लोग साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1927 में, ठीक है, 1927 में इसका गठन होता है, ठीक है। साइमन आयोग बनता है। और साइमन आयोग क्यों बनता है ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि ठीक 1919 में, ठीक है, एक सुधार आया था, भारत शासन सुधार अधिनियम आया था 1919 का, जिसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, ठीक है। यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। एक अधिनियम आया था, भारत शासन सुधार अधिनियम, ठीक है। और ये सुधार अधिनियम कब आया था? ये आया था 1919 में। कब आया था? 1919 में। और इसी भारत शासन सुधार अधिनियम को ही क्या बोला जाता है? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी बोला जाता है भाई, ठीक है। 1919 का ये है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब देखिए, इस आयोग ने ठीक 1919 में गठित होना था, लेकिन ब्रिटेन में क्या था, कुछ चुनाव का मुद्दा था, चुनाव होने थे, तो इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, ये जो साइमन कमीशन है ये 2 साल पहले ही, ठीक है, 2 साल पहले ही गठित कर लिया।
और इसको अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा और ये भारत में भेजा गया, ठीक है। और भारत में ये जो पहुंचा ये 3 फरवरी 1928 में पहुंचा। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। 1927 को ये गठित होता है, लेकिन ये भारत कब पहुंचता है, ये आपका 1928 में पहुंचता है। क्लियर है, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो साइमन कमीशन क्यों गठित किया गया? जो भारत शासन सुधार अधिनियम है, ठीक है, मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम है, उसकी जांच करने के लिए कि क्या भारतीयों के लिए सच में, ठीक है, जो कानून हमने 8 साल 9 साल पहले बनाए थे वो क्या ग्राउंड जीरो पे वो वर्क कर रहे हैं, क्या वो सारे कानूनों में सुधार करने की जरूरत है, या जो चल रहा है वो सही चल रहा है। क्लियर है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो ये साइमन कमीशन है इसमें 2 प्रमुख सदस्य थे, ठीक है, 2 प्रमुख सदस्य थे और टोटल सदस्य की बात करें तो 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? टोटल इसमें 7 सदस्य थे और 7 में से 2 प्रमुख नाम आप लोगों को ध्यान रखने हैं। और सातों के 7 जो सदस्य थे वो सभी क्या थे? अंग्रेज थे, ठीक है, सारे के सारे क्या थे? अंग्रेज थे। और यही कारण था कि इस साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा गया, ठीक है, इसको क्या कहा गया? श्वेत कमीशन भी कहा गया। तो मेन जो विरोध इस साइमन कमीशन का हुआ वो इसी वजह को लेकर हुआ कि भाई 7 सदस्य तुमने साइमन कमीशन के लिए रख रखे हैं, साइमन कमीशन में तुमने इंक्लूड किए हैं। उन 7 सदस्यों में से, ठीक है, उन 7 सदस्यों में से एक भी सदस्य भारत का नहीं है। और जब एक भी सदस्य भारत का नहीं है तो ये सातों के 7 सदस्य कैसे हमारे देश का भविष्य निर्धारण कर सकते हैं, हमारे देश के बारे में कानून बना सकते हैं, ठीक है, हमारे देश का हित कैसे चाह सकते हैं? तो मेन मुद्दा भारतीयों का यही था, ठीक है। अब इन 7 सदस्यों में से 2 प्रमुख सदस्य थे, उनके नाम भी आप लोगों को ध्यान रखने हैं। 2 प्रमुख सदस्य कौन थे? एक थे सर जॉन साइमन, सर जॉन साइमन, ठीक है, और ये इस कमीशन के क्या थे? हेड थे, यानी कि अध्यक्ष थे। तो आपसे पूछा जाएगा कि अध्यक्ष कौन थे? तो सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। और अगले एक और सदस्य थे जिनका नाम था क्लाइमेंट एटली, ठीक है, कौन थे? क्लाइमेंट एटली। ये जो क्लाइमेंट एटली है ये बाद में क्या बने? बाद में पीएम बनते हैं भाई ब्रिटेन के, ठीक है। जब भारत जिस टाइम आजाद होता है, पूछा भी जाता है ये प्रश्न कि जब भारत आजाद हुआ था उस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है, तो लेबर पार्टी के थे ये क्लाइमेंट एटली। क्लियर हो गई, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? ब्रिटिश सरकार ने जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यों वाले आयोग का गठन किया, जिसमें सभी सदस्य क्या थे? ब्रिटेन के थे, जिसके कारण कांग्रेस ने इसे श्वेत कमीशन कहा और स्वहित कमीशन भी कहा, ठीक है। उसके अलावा इस कार्य अब आपसे पूछा जाएगा कि जो ये साइमन कमीशन है इसका, ये तो इसकी जांच करनी तो इसका कार्य था ही, लेकिन इसका जो कार्य था उसका कार्य एक और दूसरा था। वो क्या था कि भारत के व्यक्तियों को, ठीक है, भारत के व्यक्तियों को संवैधानिक भारत के व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिए जाएं। थोड़ा सा रुकेंगे आप लोग।
देखेंगे आप लोग यहां पर। चलिए, कार्य की बात हम लोग कर रहे हैं कि इसका जो ये आपका ये कमीशन है, इसका कार्य क्या है। तो इसका कार्य क्या था कि भारत के व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिया जाए, भारत के व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिया जाए, संवैधानिक अधिकार दिया जाए, संवैधानिक अधिकार दिया जाए। और अगर जो अधिकार दिए गए हैं तो उनका स्वरूप क्या हो, ठीक है, उन अधिकारों का स्वरूप क्या हो, ये कार्य इस कमीशन ने करना था। लेकिन इसका विरोध बहुत जबरदस्त होता है, ठीक है। तो देखिए, विरोध की बात करें, यहां से भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं भाई। तो यहां पर आप लोगों को क्या बात ध्यान रखनी है कि विरोध का जो कारण क्या था, ठीक है, विरोध के कारण की अगर हम बात करें तो कारण सबसे पहले यही था कि कोई भी भारतीय सदस्य इसमें शामिल नहीं था, कोई भी भारतीय सदस्य इसमें शामिल नहीं था। सबसे बड़ा विरोध का कारण यही था, ठीक है। अब जब 3 अप्रैल माफ कीजिएगा 3 फरवरी 1928 को, ठीक है, 3 फरवरी 1928 को ये कमीशन कहां पहुंचता है, मुंबई पहुंचता है या बंबई पहुंचता है, बंबई आप लोग लिखिएगा, बंबई पहुंचता है। जब ये बंबई पहुंचता है तो इसके खिलाफ अभूतपूर्व हड़ताल का आयोजन किया जाता है, ठीक है। और पंजाब में, ठीक है, हर जगह, ठीक है, हर जगह, पंजाब हो, हरियाणा हो, ठीक है, आपका बंगाल हो, हर जगह इसका विरोध होता है, पूरे भारत में इसका विरोध होता है, ठीक है। तो इसके खिलाफ कौन से नारे लगते हैं, साइमन गो बैक के नारे लगते हैं, ठीक है, साइमन गो बैक के नारे लगते हैं। और पूरे पूरे इन अधिकारियों को काले झंडे दिखाई देते हैं, ठीक है, इसके सभी सदस्यों को काले झंडे दिखाई देते हैं। और उसी दौरान, ठीक है, आपको ये तिथि बिल्कुल ध्यान रखनी है, 3 फरवरी 1928। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखनी है बात, जो महत्वपूर्ण बात है आप लोगों के लिए, इसका कई बार ये कमीशन भारत आया, ठीक है, लोग विरोध करते रहे। तो एक घटना होती है 30 अक्टूबर 1928 को, ठीक है, और ये घटना कहां होती है, पंजाब में। क्लियर है, कहां पर होती है, पंजाब में ये घटना होती है 30 अक्टूबर 1928 को। तो 3 अक्टूबर 1950 को लाला लाजपत राय जो हैं, ठीक है, उनके उनके नेतृत्व में विरोध किया जा रहा रहता है पंजाब में, ठीक है। शख्स का नाम लिखेंगे आप लोग, लाला लाजपत राय, ठीक है। ये क्या कर रहे होते हैं, पंजाब में विरोध हो रहा होता है इनकी अध्यक्षता में। तो इन पे क्या करवा जाते हैं, पुलिस क्या करती है, लाठी चार्ज कर लेती है भाई, लाठी चार्ज करती है। तो इस लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं, ठीक है। और 17 नवंबर, ध्यान दीजिएगा, 17 यानी अक्टूबर मान के चलिए, तो 17-18 दिन बाद इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु कब होती है, 17 नवंबर 1928 को इनकी क्या हो जाती है भाई, मृत्यु हो जाती है। क्लियर है। उसके बाद अब इस हत्या, देखिए, एक तरीके से अंग्रेजों के द्वारा क्या की गई थी, हत्या ही की गई थी, हत्या ही आप लोग इसे बोलेंगे। तो इसका बदला, लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला कौन लेंगे, तो इसका बदला लेते हैं भगत सिंह, ठीक है। कौन लेते हैं, भगत सिंह। भगत सिंह
भगत सिंह इनकी मृत्यु का बदला लेते हैं, और बदला किस तरीके से लेते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा। ये ठीक 1 महीने बाद 17 दिसंबर 1928 को जिस अंग्रेज अधिकारी ने गोली चलाने के आदेश, वो लाठी चलाने के आदेश दिए थे, उसको ये लोग गोली से मार देते हैं, ठीक है। और वो कौन था, वो जो पुलिस अधिकारी था, उस पुलिस अधिकारी का नाम था सांड्स। क्या था, पूरा नाम कहें तो जॉन पी सांड्स उसका नाम था, ठीक है, जॉन पी सांड्स। तो जॉन पी सांड्स की हत्या भगत सिंह के द्वारा कब की जाती है, तो भगत सिंह के द्वारा कर दी जाती है कब, आपका 17 दिसंबर 1928 को, ठीक है। भगत सिंह हो गए, इसमें चंद्रशेखर आजाद हो गए, राजगुरु हो गए, सुखदेव हो गए, ठीक है। इन सभी ने क्या प्रण लिया था कि हम लाला की मौत का बदला जरूर लेंगे, ठीक है। और फाइनली वो इसमें क्या हो जाते हैं, सक्सेस हो जाते हैं। क्लियर है, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है। ये सारा साइमन कमीशन का विरोध किस तरीके से होता है, ये आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है। उसके बाद साइमन कमीशन पर विचार करने के लिए, ठीक है, गोल में सम्मेलन भी आयोजित किए जाते हैं, लेकिन वो आपको पता है कि बिन कांग्रेस वो सब शून्य थे, ठीक है, और कोई भी बात इसमें नहीं होती है। तो साइमन आयोग की कुछ प्रमुख सिफारिशें हैं, वो मैं आप लोगों को पढ़ के बता रहा हूं, ठीक है। आप लोग सुनना, उनको उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको माइंड में ध्यान रखनी है। एक बात तो ये है कि 1928 से लेकर 1929 के बीच, ठीक है, साइमन कमीशन जो है वो 2 बार भारत आता है, ठीक है। साइमन आपसे पूछा जाएगा साइमन कमीशन कब, कितनी बार, 2 बार आया भारत, और दोनों बार उसका क्या हुआ, विरोध हुआ। दूसरी इसकी सिफारिश क्या थी कि 1919 में जो भारत शासन अधिनियम के तहत द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाए, ठीक है, संघीय संविधान की इसने बात की। उसके अलावा केंद्र में भारतीयों को उत्तरदायी पद नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा उच्च न्यायालय को भारत सरकार के नियंत्रण में किया जाए। उसके अलावा इसकी क्या महत्वपूर्ण सिफारिश थी कि जो बर्मा है, जो म्यांमार है, उसे भारत से अलग कर देना चाहिए। क्लियर है। उसके अलावा इसने कहा था कि अल्पसंख्यक जातियों की हितों की रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। और साइमन कमीशन की सिफारिश पर विचार विमर्श करने के लिए लंदन में गोल मेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो ये सारी प्रमुख बातें थी इसके अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। क्लियर है। अब देखेंगे, अब जब ये सारी चीजें हो गई तो आपसे पूछा जाएगा इसके बाद क्या होता है। अब जब साइमन कमीशन को ये लोग गो बैक के नारे लगा लेते हैं, ठीक है, साइमन कमीशन का विरोध होता है। साइमन कमीशन का जब पूरे देश में विरोध होता है तो ये लोग क्या बोलते हैं, अंग्रेज लोग बोलते हैं कि अगर तुम में दम है, ठीक है, अगर तुम में दम है तो तुम ही अपने लिए क्या बनाओ, कानून बनाओ, ठीक है, तुम अपने लिए कानून बनाओ, अपने लिए संविधान बनाओ, ठीक है, और हम भी और उसमें सबकी सहमति दिखाकर हमें बताओ, ठीक है, कानून बनाओ। तो इस चैलेंज को कौन एक्सेप्ट करती है, कांग्रेस एक्सेप्ट करते हैं, और एक्सेप्ट करते हैं मोतीलाल नेहरू, ठीक है। तो किसने चैलेंज किया था, तो चैलेंज किया था जो उस टाइम पर भारतीय सचिव हुआ करते थे अंग्रेजों के, उन्होंने चैलेंज किया था नेहरू को, ठीक है। और कांग्रेसियों को संविधान की रूपरेखा तैयार करने की क्या बोली थी, चुनौती दी थी, ठीक है। तो भारतीय सचिव, ठीक है, भारतीय सचिव ने क्या किया था, चैलेंज किया था भाई, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। क्लियर है। तो अब क्या होता है, जब चैलेंज करते हैं तो अपने कांग्रेस भी कहां चुप रहने वाली थी, तो बनती है नेहरू कमेटी। क्या बनती है, नेहरू कमेटी बनती है। और नेहरू कमेटी में क्या होता है, ठीक है, नेहरू
कमेटी बनती है जिसमें कौन कौन से सदस्य रहते हैं, मोतीलाल नेहरू है, ये नेहरू ही क्या रहे, मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष रहते हैं। उसके अलावा इनके बेटे भी इसमें रहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके अलावा सुभाष चंद्र बोस भी इसमें रहते हैं, इसका भी नेहरू कमेटी के सदस्य थे। तेग बहादुर सप्रू, तेग बहादुर सप्रू हो गया, सर अली हो गए। तो इनमें ये सारे लोग शामिल थे। बस इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। आपसे पूछा जाता है कि नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट कब पेश की गई, आपसे पूछा जाएगा। तो नेहरू रिपोर्ट जो है ये आपका 1928 में पेश की जाती है। अब देखिए नेहरू क्या करते हैं, पूरी रिपोर्ट बना लेते हैं, ठीक है, आप लोग कभी देख लेना, ठीक है। वो तो ये आपका ये जो अगर नेहरू रिपोर्ट के अंदर क्या क्या बातें थी तो ये पीसीएस लेवल का हो जाता है, यूपीएससी लेवल का हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर उसकी जरूरत नहीं उतना बताने की, बस आप लोगों को ध्यान रखना है कि नेहरू रिपोर्ट कब आती है। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में आती है और इस नेहरू रिपोर्ट बनकर तैयार हो जाती है। अब क्या होता है, सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है भाई, ठीक है, सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। इस सर्वदलीय बैठक में एक तो इस नेहरू रिपोर्ट का विरोध कौन करती है, मुस्लिम लीग करती है। मतलब किसने टांग अड़ा दी, मुस्लिम लीग ने टांग अड़ा ली। दूसरा सिख समुदाय, ठीक है, सिख समुदाय भी इसका क्या करता है, विरोध करता है। और तीसरा हिंदू महासभा, ठीक है, हिंदू महासभा जो थी उसने भी इस नेहरू रिपोर्ट का क्या किया, बहिष्कार किया। क्लियर है, इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखिए मुस्लिम लीग ने क्यों किया, मुस्लिम लीग ने कहा कि भाई जितना भी भारत है हमें वहां पर 1/3 सीट चाहिए, ठीक है। जब जहां जहां पर चुनाव होंगे वहां पर हमारे लिए क्या होगी, 1/3 सीटें क्या होगी, आरक्षित होगी। और जहां पर हमारी संख्या ज्यादा है जैसे पंजाब बंगाल ये वाला एरिया जो है वहां पर जनसंख्या के अनुसार आप लोग सीट दोगे। तो नेहरू बोलता है कि भाई पागल थोड़ी है हम, ठीक है। तो इनके साथ एग्रीमेंट नहीं हो जाता है, तो एग्रीमेंट नहीं होता है तो ये लोग क्या हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। सिख समुदाय भी नाराज होता है, हिंदू महासभा बोलता है कि जब मुस्लिम लीग ऐसा कह रहा है तो हम भी ये भी अपनी मांगे रखते हैं। तो ये पूरी तरीके से नेहरू रिपोर्ट क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। और इसी 1928 में, ठीक है, कांग्रेस, अब देखिए अब ये तो सर्वदलीय बैठक थी। अब क्या होता है कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस के अंदर आप लोगों को ध्यान रखना है, कांग्रेस के अंदर भी एक मीटिंग होती है नेहरू रिपोर्ट को लेकर। अब देखिए और इस नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ कौन हो जाते हैं, जवाहरलाल नेहरू ही हो जाते हैं, इनके पुत्र ही हो जाते हैं कि पापा आप क्यों क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ये बात कर रहे होते हैं डोमिनियन स्टेट की, ठीक है। डोमिनियन स्टेट क्या होता है जानना आप लोगों के लिए जरूरी है, क्लियर है, जानना आप लोगों के लिए क्या जरूरी है कि डोमिनियन स्टेट के अंदर क्या होगा कि सेना हो गई, संचार हो गया और आपका रक्षा हो गई और आपका वित्त मंत्रालय हो गया। ये सारे जो चीजें रहेगी ये किसके हाथ रहेगी, डोमिनियन स्टेट का मतलब है क्या कि सेना, संचार और रक्षा और वित्त मंत्रालय ये किसके हाथ रहेंगे, ये रहेंगे अंग्रेजों के हाथ। और बाकी जो अपना शासन चलाएंगे वो हिंदुस्तानी खुद चलाएंगे। तो इस बात से जवाहरलाल नेहरू भी क्या हो जाते हैं, खफा हो जाते हैं अपने पापा, पापा ऐसा मत करो, ठीक है, ऐसा मत करो। तो यूथ कांग्रेस, ठीक है, जिसे आप आज देखते होंगे यूथ कांग्रेस का निर्माण कर लेते हैं जवाहरलाल नेहरू। तो बाद में तो सब एक ही हो जाता है, लेकिन उस टाइम एक 1928 में क्या बनती है, यूथ कांग्रेस भी बनती है। आई होप इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी आज के लेक्चर की, ठीक है, सारी चीजें आप लोगों ने देख ली होगी। अब जो हमारी कल की क्लास होगी उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, बाकी जय हो। आप लोग अच्छे से इस सेशन के नोट्स बना लेना, ठीक है, ये अपेक्षा करता हूं भाई आप लोगों से। चलिए।